तो मंत्र में एक फ्रेज देखिए 3 बार लौटता है उस कहानी के अंदर। अभी उन्होंने साकिब ने जिक्र किया उसका, बहुत अच्छी कहानी है। मुझे लगता है कि मुझसे कोई अगर पूछे कि प्रेमचंद की कोई श्रेष्ठ रचना बताओ तो मैं पहले मंत्र को उठाकर अलग कर देता हूं। शायद इसलिए कि इसमें प्रेमचंद ने जितनी खूबसूरती के साथ पूरे के पूरे सनातन वांग्मय को प्रस्तुत कर दिया है उतार करके, शायद कहीं नहीं किया होगा इस तरीके से। बाकी जगहों पर भी है, लेकिन कभी कभी एक शिखर आता है उभर करके, बिल्कुल है ना, वो एक शिखर है। यद्यपि प्रेमचंद की भी हालत, वो उनकी मानसरोवर भी दीवाने गालिब से कम नहीं है कि आप उनमें से किस गजल को चुने और किसको छोड़ दें, लेकिन फिर भी कोई कोई दिले नादा जैसी होती है बात। तो वैसा ही है मंत्र। मंत्र में बहुत अच्छा बताया कि भगत है और डॉक्टर चड्ढा की कहानी है। भगत का बच्चा बीमार है और वो जाता है और डॉक्टर चड्ढा के पास बैठता है और डॉक्टर चड्ढा के दरवाजे पे खड़ा है। डॉक्टर चड्ढा टाइम के बहुत पंक्चुअल है, वो हैं बहुत अच्छे डॉक्टर, लेकिन टाइम के बहुत पंक्चुअल है। डॉक्टर चड्ढा ठीक 6 बजे या 8 बजे बैडमिंटन खेलने का उनका समय हो जाता है, 6 बजे ही होता होगा, तो वो निकल करके जा रहे हैं और चला आता है बूढ़ा भगत की मेरे बच्चे को बचा लीजिए। यद्यपि बच्चा उसका मर जाएगा, वो कह रहा है अपनी बीबी से कि बचना तो नहीं लगता, लेकिन एक बार देख लीजिए। डॉक्टर चड्ढा कहते अभी नहीं, बाद में आना, ये क्लिनिक का टाइम नहीं है, मेरे खेलने का टाइम है, मैं अभी खेलने जा रहा हूं। वो कहते हैं मेरा बच्चा तो नहीं बचेगा, मुझे पता है, लेकिन एक बार आप देख लीजिए, भगवान बड़ा कारसाज है। अब आप ये फ्रेज याद रखो, वो कहता है भगवान बड़ा कारसाज है, एक फ्रेज इस्तेमाल करता है वो, और कहता है एक बार देख लीजिए तो तसल्ली मिल जाएगी, क्या पता भगवान बड़ा कारसाज है। पर डॉक्टर चड्ढा नहीं देखते हैं। प्रेमचंद बड़ा अच्छा उसे लिखते हैं कि और उसी रात उस बूढ़े का अंतिम चिराग भी उसके घर का बुझ जाता है। समय बीत जाता है, वक्त खत्म हो जाता है और उसके बाद डॉक्टर चड्ढा का बच्चा जवान हो जाता है, एक बेटा जवान हो जाता है। इत्तेफाक से उसको उसकी प्रेमिका के उकसाने पर, प्रेमिकाएं अक्सर उकसाती भी रहती हैं, तो प्रेमिका के उकसाने पर वो अपने पाले हुए सांपों को दिखाने लगता है और उसी में एक सांप जो है उसको डस लेता है और डस लेने के बाद वो मृत्यु सैया पे पहुंच जाता है, लगभग मर ही जाता है थोड़ी देर में। ये खबर भगत तक पहुंच रही है सर्दी की रात में, भयानक रात में सर्दी के। वो किसी तरह चिलम सुलगा रहा है और उसकी बुढ़िया बगल में ऊँग रही है, वो डिबरी दिया जल रहा है मिट्टी के तेल का, कहीं किसी तरह थोड़ा बहुत। और कल का जुगाड़ कैसे होगा, 2 दिन का ही घर में बचा हुआ है, तंबाकू भी खत्म होने को आई है, ये सारे फिक्र में वो दोनों बहुत बूढ़े बुढ़िया वो पड़े हैं। और इतने में कोई दरवाजा खटखटाता और कहता है कि डॉक्टर चड्ढा का जो एक बच्चा है वो मर रहा है, भगत उसको सांप ने काट लिया है, तो तुम क्या जाओगे? तो भगत कहता है उस पापी को यही सजा मिलनी थी, भगवान बड़ा कारसाज है। द स्टेटमेंट जो इस्तेमाल करता है वहां पर वो बस एक ही इस्तेमाल करता है, भगवान बड़ा कारसाज है। कहावत है, पहली बार वो रिक्वेस्ट में है, दया है में, दयनीय अवस्था में बोलता है भगवान बड़ा कारसाज है, एक बार देख लो। आप अवस्थाओं को देखिए और उसके बाद उस फ्रेज का इस्तेमाल देखिए और लेखक का डेप्थ देखिए, कितनी गहराई में उतरता है प्रेमचंद, कि पहली बार दिखाता है दयनीय हालत में कि भगवान बड़ा कारसाज है, एक बार आप देख लीजिए, क्या पता कुछ हो जाए। दूसरी बार वो अपने अंदर जल रही आग को संतुष्ट कर रहा है, घृणा में कहता है कि भगवान बड़ा कारसाज है। एक बार हमारा बच्चा बाबू जब गोद में मर रहा था तो उनको खेलने की जल्दी थी, देखा नहीं उन्होंने, अब पता चलेगा कि अपनी औलाद के मरने का गम क्या होता है। ये कैरेक्टर को प्रेजेंट करने का तरीका देखिए, ईमानदारी देखिए, क्या लिखना चाह रहा है वो, समझिए। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो बहुत लोग मानते हैं कि रशिया का जो एक साम्यवादी आंदोलन चल रहा था उससे प्रभावित हैं, बहुत गहरे तक होंगे, किसी स्तर पे हम सब पूरे विश्व से प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो साम्यवादी विचारधारा से प्रेमचंद बिल्कुल प्रभावित नहीं थे, बिल्कुल थे। मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति जो जरा सा प्रगतिशील होता है वो कहीं ना कहीं साम्यवादी भी हो जाता है। ये कोई गाली नहीं है, अछूत हो नहीं है साम्यवादी होना, और यह प्रेमचंद की भी खासियत में दिखाई देता है। लेकिन प्रेमचंद विशुद्ध साम्यवादी लेखक नहीं है, और न तो वो दलितवादी लेखक है, न वो शोषित भारत की बात करता है। यही एक कहानी आपको बताने के लिए बहुत है कि प्रेमचंद दरअसल बात क्या करना चाहता है।
घृणा में कह रहा है कि भगवान बड़ा कारसाज है, अब पता लगेगा बाबू को। लेकिन रात है, वो करवट करवट घूम रहा है, उसकी बुढ़िया कहती तुम न मानोगे, लगता है तुमसे नहीं बर्दाश्त होगा। चूंकि उसको झाड़ फूक आती है, उसे सांप उतारना आता है, तो कहती है लगता नहीं कि तुम मानने वाले हो, जिस तरह से तुम बार बार इधर उधर कर रहे हो। बोल तो कहता है ना, चूल्हे में जाए आग लगे खत्म हो, मैं तो आज बहुत ठंडक में हूं, आज और एक चिलम फूक पीऊंगा। क्या बात कहता है, आप पढ़ो, एक और चिलम फूकूंगा आज इस खुशी में। बुढ़िया सो जाती है और सीन चेंज हो जाता है। क्या आपने संपादन की बात की, पत्रिका के संपादन के साथ साथ कहानी में भी संपादन एक बहुत बड़ी बात होती है। रचनाकार अक्सर चूक जाते हैं संपादित करने में, इतनी बड़ी कविता लिख देते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। इस मामले में गालिब बड़े बड़े तेज तर्रार थे, वो अपने शेरों को ऐसे फेंक देते थे जो उनको लगता था ये जरा भी मेयार से नीचे हैं। यही काबिलियत मुझे लगता है या दिखाई देती है प्रेमचंद की राइटिंग में। वो बिल्कुल उठा करके उन शायद उन सारे पन्नों को फेंक देते होंगे फाड़ के, जो लगता होगा ये बोझ बनने वाला है। इसलिए उनकी कहानियां छोटी सी हो जाती हैं, लेकिन इतना वजन रखती हैं, इतना वजन रखती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने मरकरी का पारे का कोई वो उठा करके रखा हुआ है ना, वेट वो ले लेती हैं जबरदस्त तरीके से। तो उसने क्या कहते हैं, वो बुढ़िया जो है कि उसको तड़पता देखती, सो जाती, और कट्टू ये जो सीन बनाने की ताकत है वो प्रेमचंद सिखाते हैं कैसे आपको लिखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब मैं कुछ लिखता हूं तो शायद प्रेमचंद कहीं है, चलते रहते हैं मेरे आसपास, और मुझे लगता है कि मैं वैसा लिखूंगा नहीं लिखूंगा, आई डोंट नो। लेकिन जो उनका संपादन था कहानियों को बदल देने का, अगला सीन कितना अच्छा खींचते हैं कि और वो धुएं से कोहरे से निकलता हुआ वो भगत चलता हुआ आ रहा है, वहां पर डॉक्टर चड्ढा के दरवाजे पे खड़ा, वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग रो रहे हैं, बिखर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वो कहता है कि भाई मैं भी देख लूं। डॉक्टर चड्ढा कहते हैं कुछ नहीं होगा, नब्ज खत्म हो चुकी है। वो रो रहे हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। भगत कहता है भगवान बड़ा कारसाज है। ये तीसरी बार प्रेमचंद फिर से भगवान बड़ा कारसाज को इस्तेमाल करते हैं। कहता है भगवान बड़ा कारसाज है, क्या पता क्या हो जाए, आप घड़े मंगाइए। पहली बार वो रिक्वेस्ट में कहता है, दयनीय अवस्था में जाकर के कहता है, बेग करता है, भीख मांगता है, बेगिंग, बेग कर रहा है। दूसरे में अब्यूज करता है, घृणा में कहता है, नफरत में कहता है, एंग्विश गुस्से में कहता है, और एक तरह की ठंडक है, नफरत की खुशी है उसके अंदर, उसमें कहता है। और तीसरे में जाकर के वो प्रे करता है, वो प्राइड के साथ कहता है, वो देने की अवस्था में जा रहा है। पहली बार एक ही स्टेटमेंट से वो एक ही व्यक्ति के जीवन की तीन घटनाओं में तीन स्तर पर उसे दिखाता है। पहले में वो भिखारी है, दूसरे में वो क्या कहते हैं एक नीच और कुत्सित मनुष्य हो जाता है, और तीसरे फ्रेम में उसी एक डायलॉग के साथ वो देवतुल्य है, वो देवता की तरह खड़ा है, अब वो देने जा रहा है। और वो कहता है भगवान बड़ा कारसाज है, अब पानी मंगाओ हम देखते। और पानी डाला जाता है, वो मंत्र फूकता रहता है, और आखिरकार उसके बेटे को होश आ जाता है। जब होश आ जाता है तो क्या चित्रण है। सबसे खूबसूरत बात जो प्रेमचंद अपने सोच की इंतहा पे पहुंचता है, और जहां पर वो दरअसल भारत को बताना चाहता है कि क्या है पश्चिमी सभ्यता और क्या है भारत की सभ्यता, आप केवल अंतिम दृश्य के 4 लाइनों में आप उसे देख सकते हैं। और यही प्रेमचंद है जिसकी वजह से मैं यह मानता हूं कि वो तुलसी जैसा प्रभावशाली होता है। आकर के गद्य में वो कहता है कि जैसे ही वो जीवित होता है, मानो जीवन मिल गया डॉक्टर चड्ढा को, सभी खुशी और जश्न के माहौल में खो जाते हैं, सारे गले लगाने लगते हैं, सब खुश हो जाते हैं, सब डूब जाते हैं मस्ती में। अचानक से होश आता है डॉक्टर चड्ढा को कि अरे वो बूढ़ा कहां है, उसे कुछ दे दूं, उसे कुछ दे दूं। क्या दे सकता था वो अपने बच्चे की जिंदगी के बदले। लेकिन मजेदार बात यह है कि प्रेमचंद यहीं पर स्टैंड करता है गरीब भारत का अमीर हृदय, जो वो बार बार अंग्रेजों से शोषित भारत के भीतर बार बार प्रेजेंट करने में लगा रहता है। वो ये बताना चाहता है कि गलती से दुनिया ये न समझ ले कि भारत गरीब है। वो ये बताना चाहता है कि भारत आर्थिक रूप से विपन्न है किन्हीं कारणों से, लेकिन यह आंतरिक रूप से अत्यंत धनाढ्य है। और यही वजह है कि प्रेमचंद को पढ़ने के साथ साथ देश के अंदर और भी ज्वाला भड़कती है स्वतंत्रता संग्राम की, जबकि वो शायद ही कभी खुलेआम झंडा उठाने की बात करता है।
मगर वो चोट मारता है, पूरी पाश्चात्य सभ्यता को धराशायी कर देता है। वो शुरू में कहता है कि वो अंग्रेजों की तरह, साहब की तरह उनका टाइम टेबल चलता है। साहब लोग अपने टाइम टेबल से समझौता नहीं करते हैं, वो अपनी खुदगर्जी के साथ इतने बंधे हुए होते हैं कि वो किसी की जान भी ले सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। ये पाश्चात्य संस्कृति है। और दूसरा व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति और संस्कार में पोषित होता है, वह दूसरे को प्राण दे देता है, अपने प्राण को हथेली पर लेकर। सर्दी के रात में एक 80 साल 70 साल का बूढ़ा, जो आपको इमेज होती है उसके अंदर, वो निकल करके आएगा, एक बच्चे की जिंदगी देगा, वो भी अपने दुश्मन के बच्चे की, वो भी छोटे मोटे दुश्मन के बच्चे की नहीं, उस दुश्मन को जो उसके बच्चे की मौत का एक तरह से कारण बनता है, वो उसको जान उसको लौटाता है। और दोनों का पेशा एक दिखाया है प्रेमचंद ने, ये और बड़े कमाल की बात है। एक गांव की उजैती करता है, यानी कि प्राचीन उस गांव को जिसको कि अंग्रेज अंधविश्वासी और मदारियों का देश कहते थे भारत, शायद ये कहीं एक ठेस जाकर के प्रेमचंद के हृदय में लगती है। उसी मदारी से एक कैरेक्टर निकालते हैं और एक को दिखाते हैं अंग्रेजी पद्धति में पढ़ा लिखा डॉक्टर। वो डॉक्टर अपने बेटे को नहीं बचा पाता है, उसका बेटा उसके सामने मर जाता है, लेकिन ये गांव का एक ओझा, एक गांव का एक कमजोर आदमी, गांव का एक अनगढ़ पढ़ा लिखा परंपरा से सीखा हुआ व्यक्ति, वो उस मुर्दे को जिंदा कर देता है। कोई फीस नहीं लेता है, चुपचाप अंधेरे में खो जाता है। जहां पे प्रेमचंद अपने उरूज पे जाता है, वो यहां पे जाता है कहानी कि भगत जैसे लोग कहीं रुकते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें कोई चाह नहीं। ये अंतिम लाइन है, क्योंकि उन्हें चाह नहीं है, वो देने आते हैं, लेने नहीं आते। कौन देने जा रहा था? वो ये बताना चाह रहे थे कि भारत को जो तुम गुलाम बनाए हुए हो, ये भारत की अपनी सादगी, उसके भोलेपन की वजह से तुमने इसको बनाया हुआ है, ये इसकी किसी वीकनेस की वजह से तुमने नहीं बनाया हुआ है। इसलिए उस कहानी का नाम वो चुनते हैं मंत्र, और उसमें मंत्र है भगवान बड़ा कारसाज। ये ताकत है प्रेमचंद की।